हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कल सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है, तो जो लोग सीटेट में सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो लोग एक दो नंबर से या कुछ नंबर से रह गए हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा सोचने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं कल देख रहा था ग्रुप पे, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा निगेटिव मैसेज किए हुए हैं। ठीक है, तो केवल सीटेट को दोष देना या सीबीएसई को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने किस लेवल की पढ़ाई की है ये भी मैटर करता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब एग्ज़ाम आ जाता है सर पे, जब एग्ज़ाम के केवल 15 दिन या 1 महीना बचता है, तब आप सोचते हैं कि अब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, दोनों ही पेपर हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये सब तब होता है जब आपका बेस पूरी तरह से क्लियर है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? सभी टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर है, केवल आपको रिवीजन करना है। तो मैं मानता हूँ कि 1 महीने का टाइम मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है जिसका बेस क्लियर है वो 10 दिन पहले भी पढ़ना शुरू करेगा तो पासिंग मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे, और 1 हफ्ता पहले भी पढ़ता है केवल तो वो भी आराम से पास हो जाएगा। लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट। पेडागोजी में आप थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन वो तभी आप कर सकते हैं जब आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो आप में से कुछ के मैसेज हैं कि हमने जब आंसर की चेक की थी तो आंसर की में ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, लेकिन अभी मार्क्स कम हो गए हैं। तो एक ये 2 मार्क्स का कम होना तो स्वाभाविक है, लेकिन यदि आपके 10-10 मार्क्स कम हो रहे हैं, 5-5 मार्क्स कम हो रहे हैं तो गड़बड़ है। फिर आपने जब अपनी आंसर की चेक की है वो सही से चेक नहीं की। उसमें कुछ लोगों ने लैंग्वेज में प्रॉब्लम की होगी। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली है, लेकिन लैंग्वेज 1 में हिंदी के आंसर वो चेक कर रहे होंगे। तो आप मेरे ख्याल से जो OMR शीट है उसके डाउनलोड करने का ऑप्शन नॉर्मली तो जो मैंने लिंक सेंड किया था पहले रिज़ल्ट आंसर की वाला, उससे तो नहीं आ रहा, लेकिन आप लॉगिन करके देख सकते हैं ctet.nic.in पे। तो उस पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि OMR शीट का आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी के पास अपनी सीटेट की बुकलेट होगी, बुकलेट से आप आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, अपडेटेड रिजल्ट के साथ में ही अपडेटेड आंसर की का ऑप्शन भी आपका सीटेट की साइट पे आपको मिल जाएगा, ctet.nic.in पे। ठीक है, अब कर लेते हैं क्लास की बात। तो जो लोग कुछ नंबर से रह गए हैं या फिर जिनके कम नंबर हैं, पासिंग मार्क्स हैं ओनली, और चाहते हैं कि सीटेट का फॉर्म दोबारा से भरें, तो नेक्स्ट मंथ ही सीटेट का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट या इसी मंथ भी आ सकता है, अगस्त आज स्टार्ट हो गया है। तो सीटेट का फॉर्म दोबारा भरें। ठीक है, और दोबारा फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्म भरें और भूल जाएं आप। आपको आज से ही मन बनाना है कि हमें पढ़ना है और अच्छे मार्क्स हमें लाने हैं। ठीक है, आपको करना क्या, आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, हमारी YouTube पे फ्री क्लासेस चली हुई हैं। अभी CDP वाला पोर्शन कर रहे हैं हम, दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों ही लेवल के लिए। तो आप क्लास कीजिए, PDF भी आपको डेली मिल रही है रोज़ाना, और यकीन मानिए PDF आप पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छा कंटेंट है, कितने अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, रही बात प्रैक्टिस की, तो आप प्रैक्टिस के लिए एक बुक ले लेंगे, या फिर मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी आपकी प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनसे आपको आइडिया लग जाएगा, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, डेली क्लास होती है आपकी 4:45 PM, यानी कि इवनिंग में। अभी CDP कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम संभवतः SST के ज्योग्राफी वाले पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि सीटेट पेपर 2 वाले बच्चे ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, तो उससे ये होगा पेपर 2 वाले बच्चों का कवर हो जाएगा, और ये तो जो CDP चल रहा है दोनों पेपर के लिए कवर होगा। उसके बाद हम कोशिश कर लेंगे कि या तो एक बार EVS निपटा लेंगे या फिर इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही पेपर में इंग्लिश आपका आएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। मैंने देखा कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जब उन्हें नोट्स PDF की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे मैसेज करेंगे, जैसे ही PDF मिल जाएगी या तो सेम डे या फिर सेम टाइम सब्सक्राइब जो चैनल करते हैं वो हटा देते हैं, पता नहीं क्या मिलता है करके।
सब्सक्राइब करने के ना ही तो पैसे लगते हैं, और सब्सक्राइब करने से हटाने में भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। तो कुछ लोग तो इतने चालाक हैं ये नहीं सोचते हैं कि चलिए ठीक है, केवल सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने कहा है, मैं किसी से पैसे तो मांगता नहीं हूँ, क्लास भी मिल रही है, आपको PDF मिलती है। पता है आपको PDF बनाने में कितना टाइम लगता है? एक PDF बनाने में 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है, और आपको ये फ्री में मिलती है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जैसे भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लोग अभी हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है। और फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें डेली मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, CTET से रिलेटेड हो या फिर किसी और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, लगभग 130 बच्चे उसमें हैं भी। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट से कुछ लोगों को इन्वाइट कीजिए जो पढ़ने निकलने वाले हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उसमें जोड़ें, ठीक है। और रही बात कमेंट की, आप साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं, हाय हेलो गुड इवनिंग का कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना है तो साथ के साथ भी कर सकते हैं, वरना अच्छा होगा कि आप ऑफलाइन वीडियो पोस्ट होने के बाद लास्ट में ऑफलाइन कमेंट कर दें, उसमें अपना सजेशन और सुझाव भी दें, ठीक है, कैसी आपको क्लास लगी। कुछ डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं डायरेक्ट मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास होने वाली है क्लास नंबर 9, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। और हमारा टॉपिक है आज का अधिगम अंतरण, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे लर्निंग ट्रांसफ़र, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। लर्निंग जो हम सीखते हैं, जो हम अधिगम करते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में प्रभाव डालता है तो अधिगम अंतरण कहते हैं। तो इसे अधिगम अंतरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आपने पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है, मान लीजिए आप नर्सरी या KG में, और उसके बाद आप फर्स्ट में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलता है जो नर्सरी और KG में आपने सीखा है। तो जो पुराना आपका ज्ञान है नर्सरी KG में सीखा हुआ, और वो इफ़ेक्ट डाल रहा है, आपको प्रभाव डाल रहा है आपके नए ज्ञान में जो आप फर्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे अधिगम अंतरण, लर्निंग ट्रांसफ़र बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग ट्रांसफ़र, ठीक है। पेपर में यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है वो मैं बताऊँगा। पढ़ेंगे पूरा आपको पढ़ना है, लेकिन अक्सर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक ग्राफ है, मैंने फिगर भी ऐड की हुई है, मैं आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा है कि या फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, उसको आप मार्क कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं। जैसा कि कहा है कि अधिगम 3 प्रकार के होते हैं, अधिगम अंतरण। कौन कौन से? फर्स्ट धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, सेकंड ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, और थर्ड होता है आपका शून्य। शून्य मतलब कुछ नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई अधिगम अंतरण नहीं होगा। अब पहले वाले नंबर पे जो दिया गया आपका धनात्मक, उसकी बात कर लेते हैं। धनात्मक अंतरण किसे कहते हैं? जब नए ज्ञान को सीखते समय पुराना ज्ञान सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव धनात्मक। जो नया ज्ञान हम सीखते हैं उसमें हेल्प कर रहा है क्या? पुराना ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए आपने इंग्लिश की आपको कोई लाइन लिखनी है, तो इंग्लिश की लाइन लिखने में आपको ABCD हेल्प करेगी ना, जो आपने नर्सरी या KG में सीखी है। तो क्या बोलेंगे इसको? धनात्मक अंतरण बोल देंगे, ठीक है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की ओर, ओके। अब आपको दिख रहा होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक अंतरण किसे बोलते हैं? ऋणात्मक अंतरण का मतलब है फ्रेंड्स, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इस तरह के अंतरण को ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग आती है, आपको कार ड्राइविंग आती है, ठीक है, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, और आप दुबई चले जाते हैं या किसी गल्फ़ कंट्री में चले जाते हैं। वहाँ आप ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वहाँ रोड रूल्स जो हैं अलग हैं थोड़े से। जैसे हम क्या करते हैं, हम ड्राइविंग जब करते हैं तो स्टीयरिंग किस साइड में होता है? आपके राइट हैंड साइड में, लेकिन वहाँ का कहाँ होता है? वहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में होता है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे स्टेयरिंग होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के रोड रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको राइट में गाड़ी चलानी है तो वहाँ लेफ़्ट में चलानी होगी, वहाँ लेफ़्ट में, यहाँ लेफ़्ट में चलानी है तो वहाँ राइट में चलानी, बिल्कुल अपोजिट उसके होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप इंडिया में गाड़ी चलाएंगे और वहाँ जाके चलाएंगे तो बाधा उत्पन्न होगी, आपको वो वाला पुराना वाला ज्ञान ड्राइविंग का वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाता है शून्य। शून्य का मतलब जैसे कि नाम से पता चला शून्य यानी कि ज़ीरो, तो किसी भी प्रकार का अंतरण नहीं होता जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई प्रभाव ना डाले। पहले वाले ज्ञान का नए ज्ञान के सीखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है पहले वाले ज्ञान का पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से। तो इस प्रकार के अंतरण को शून्य अधिगम अंतरण बोलते हैं। आई होप कि तीनों स्टेप आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जो धनात्मक अंतरण होता है उसके भी प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 पढ़े हैं ना हमने, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब इसमें जो धनात्मक अंतरण होता है उसके भी प्रकार होते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे और एक एक करके उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। धनात्मक अंतरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लेटरल ट्रांसफ़र। लेटरल का आप मतलब समझते ही हैं क्षैतिज, यानी कि ऐसे, ठीक है। और ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है आपका वर्टिकल। तो जैसे लिखा भी है साइड में मैंने, क्षैतिज या पार्श्वीय अंतरण, ठीक है। जब पूर्व ज्ञान समान स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायता करता है, जब पूर्व ज्ञान समान स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो इसे क्षैतिज या पार्श्वीय अंतरण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने प्लस माइनस के क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है, और आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़े से बड़े बड़े प्लस माइनस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सेम लेवल का ज्ञान हो जाता है, मतलब स्तर उनका सेम ही है, ऊंचा नहीं है स्तर। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, मतलब हेल्प तो कर रहा है ना, वो हेल्प कर रहा है तो धनात्मक हुआ सीखने में। और हेल्प कैसी कर रहा है, समान लेवल की, बिल्कुल। धनात्मक में मैंने क्या बताया था आपको कि जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है, ठीक है। तो सहायता तो कर रहा है पूर्व ज्ञान, लेकिन सहायता किस प्रकार की कर रहा है, बिल्कुल समान लेवल की। जैसा हमने पहले सीखा है पूर्व ज्ञान हमारा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा नए ज्ञान भी हम सीख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समान लेवल का। तो इस प्रकार के अंतरण को बोलते हैं क्षैतिज या पार्श्वीय अंतरण, लेटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, वर्टिकल ट्रांसफ़र या ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है। अंतरण लिखा गया है, अंतरण आप इसको करेक्ट कर लेंगे। कभी कभी टाइपिंग में कितना भी कोशिश कर लो हो जाता है एरर। तो जब पूर्व ज्ञान उच्च स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, एग्जाम्पल प्लस माइनस गुना भाग आपको दिया गया है। तो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल लिखा हुआ है सामने। मान लीजिए नर्सरी केजी क्लास में आपने प्लस माइनस सीखे हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के सवाल कराए जाते हैं। तो बताइए, जब आप मल्टीप्लाई का सवाल करते हैं तो आपको प्लस और माइनस का यूज़ करना पड़ता है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप करते हैं तो डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको माइनस भी करना पड़ता है ना। तो यानी कि थोड़ा सा क्या हो गया, उच्च स्तर का ज्ञान हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसको सीखने में आपको प्लस और माइनस उसको हेल्प कर रहे हैं आपकी, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं। ये किस तरह का हो गया, धनात्मक हो गया, काम आ रहा है पूर्व ज्ञान। और कैसी हेल्प कर रहा है, उच्च स्तर की हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा ऊंचे लेवल की। तो इसे बोल देंगे वर्टिकल ट्रांसफ़र या फिर ऊर्ध्व अंतरण। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के बेस्ड पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आपका बना के भेज देते हैं पेपर में। किस तरह का क्वेश्चन है उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। चलिए, 2 हमने पढ़ ली है धनात्मक के बारे में। अब ये तीसरा आ जाता है जैसे कि द्वि पार्श्वीय अंतरण, शरीर के दाएं अंग का ज्ञान बाएं अंग और बाएं अंग का ज्ञान दाएं अंग को अगर सीखने में सहायता करता है तो इस प्रकार के अंतरण को द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, शरीर के दाएं अंग का ज्ञान बाएं अंग को और बाएं अंग का ज्ञान दाएं अंग को अगर सीखने में सहायता करता है तो इस प्रकार के अंतरण को द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट जब खेलते हैं आप, एक हाथ से तो क्रिकेट नहीं खेलते,
बैटिंग करते हैं, एक हाथ से बैटिंग करते हैं, दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही हाथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की हेल्प करता है बैट पकड़ने में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की आपकी हेल्प करता है कि नहीं करता। तो इस तरह से जब हम सीखते हैं तो हेल्प तो हमारी हो रही है, फ़ायदा तो हमें हो रहा है। किस तरह का फ़ायदा हो रहा है हमें? द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, तो इस तरह के अंतरण को सीखने को बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऋणात्मक और शून्य के बारे में नहीं पढ़ना कि उनका कुछ पार्ट होता है नहीं होता, उसका नहीं होता है, केवल धनात्मक का। धनात्मक के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। कौन कौन से? सबसे पहला आपका क्षैतिज या पार्श्विक, सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्व अंतरण, और थर्ड नंबर पे द्विपार्श्विक यानी कि इस हाथ का ज्ञान इस हाथ के ज्ञान को हेल्प करे और इस हाथ का ज्ञान इस हाथ को हेल्प करे। ठीक है, चलिए अब कुछ सिद्धांत आ जाते हैं, अधिगम अंतरण के सिद्धांत। ठीक है, इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। छोटे छोटे हैं, छोटा सा टॉपिक है, वही सेम एज़ यूजुअल 20 से 25 मिनट की वीडियो क्लास होने वाली है। आप इजीली देख लेंगे, साथ के साथ अच्छे से सुनते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद केवल आप एक बार इसको पढ़ लें, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे तो आपको PDF मिलती है, तो मैं तो यही कहूँगा PDF मिलती ज़रूर है, लेकिन अपने हाथ से जब आप लिखते हैं तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है, आपको याद हो जाता है लिखते लिखते। ठीक है, और हमेशा के लिए आपके पास रहती है। PDF तो ये फ़ोन में आपने रखी हुई है, पता चला आपका फ़ोन गुम गया, गई PDF, ख़त्म, है ना। तो बेटर है कि आप नोट्स बना लें। ठीक है, इसके भी नोट्स बना लें, बाद में इंग्लिश की क्लास चलेगी उसका भी आप नोट्स बना लें, मैथ्स की चलेगी, उन सब के आप नोट्स बना लें। चलिए अधिगम अंतरण के सिद्धांत पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छी लग रही है तो। ठीक है, बहुत ही कम लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं कहाँ चले गए। आज तो आपके 70 का ग्रुप है, 60 बच्चे मुझे ऑनलाइन दिखने चाहिए थे। 60 ने तो मैसेज, 10 ने तो मैसेज नहीं किया कि पास हो गए हैं। मैसेज केवल 4 बच्चों का केवल मैसेज आया है कि वो पास हैं, उनका क्लियर है। ठीक है, 4 बच्चे, हाँ केवल 4-5 बच्चों को आया है कि उनका क्लियर हो गया है। कि बाकी सबका तो, बाकी सब कहाँ है? बाकी सबको तो देखनी चाहिए क्लास, है ना। चलिए मानसिक अनुशासन का सिद्धांत पहला सिद्धांत है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। ये क्या होता है? यह एक प्राचीन सिद्धांत है। यदि व्यक्ति को 3 विषय का ज्ञान होता है, कौन कौन से 3 विषय? मैथमेटिक्स यानी कि गणित, विज्ञान यानी कि साइंस, और संस्कृत, तो अधिगम अंतरण बढ़ता है। ठीक है, जो हम सीखते हैं उसका ट्रांसफ़र क्या होता है? बढ़ता है। यदि हमको 3 विषय का ज्ञान है, कौन कौन से? मैथमेटिक्स, साइंस और संस्कृत। ऐसा क्यों? इसका रीज़न भी दिया गया है, क्योंकि विज्ञान से अवलोकन शक्ति बढ़ती है। यदि आपको विज्ञान का ज्ञान है, आपकी अवलोकन शक्ति मतलब देखने की शक्ति, आप किसी चीज़ को देख के कितना सीखते हैं, किसी चीज़ को देख के नोटिस करके आप कितना अच्छे से सीखते हैं, ये शक्ति, अवलोकन शक्ति क्या होती है? बढ़ती है विज्ञान से। ठीक है, इसी प्रकार अन्य 2 विषय दिए गए, गणित और साइंस, उनसे क्या क्या होता है इसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है, गणित से तर्क शक्ति बढ़ती है, रीजनिंग पावर। जिसको गणित का ज्ञान होता है उस बच्चे की रीजनिंग पावर बढ़ती है, और अधिगम अंतरण बहुत ही सरल और आसानी से हो जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत का जिसको ज्ञान होता है उसकी स्मरण शक्ति। ठीक है, संस्कृत पढ़ा करें आप लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम है, बहुत वीक है। आपको बादाम और डाबर का च्यवनप्राश खाने की ज़रूरत है। संस्कृत से स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत का यदि आपको ज्ञान है तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत था। अब सेकंड वाला सिद्धांत आ जाता है सामान्य अवयव का सिद्धांत। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सामान्य अवयव का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के समान होता है तो अधिगम अंतरण बेहतर होता है। ये संतरण लिखा गया है, इसको ए कर लेंगे फ्रेंड्स, ए कर लेंगे इसको। अधिगम अंतरण, एक सेकंड, इसको ऐसे अनार कर लेंगे। ठीक है, संतरण लिखा गया। सीधी सी बात है, जब नया ज्ञान जो है पूर्व ज्ञान के समान होगा, पहले जो आपने सीखा है उसकी तरह होगा, तो क्या करेंगे? जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, जल्दी सीख जाएंगे, जल्दी से अधिगम का ट्रांसफर अंतरण हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। अब 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए,
अधिगम अंतरण की। अब तीसरा सिद्धांत आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? C.H. चूड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जूड लिखा है, इंग्लिश में जूड लिखा जाता है, वैसे होता है चूड। ठीक है, तो C.H. चूड ने सिद्धांत दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया था? यदि कोई भी विषय व्यक्ति नियम के आधार पर सीखता है, यदि किसी भी विषय को कोई व्यक्ति नियम के आधार पर सीखता है तो अधिगम अंतरण बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार कोई कार्य करते हैं या सीखते हैं तो जल्दी अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। और आप ऊंट पटांग ढंग से नापका, आपको C.TET पास करना है। आज तो आपने मेरे साथ कहने से मोटिवेट होकर क्लास कर ली, लेकिन कल आप सोचेंगे छोड़ो ना, टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे। परसों फिर यही सोचोगे आप। तो जब आपका कोई नियम ही नहीं होगा, आप नियम बना लीजिए कि 4:45 पर हमें अंकित सर की क्लास देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें C.TET पास करना है। आपको क्लास फिर देखनी ही है। आप कोई भी काम अपना एडजस्ट नहीं करेंगे उस टाइम पे। आप उस टाइम पे फ्री होकर बैठेंगे, क्लास देखनी है, फिर उसको साथ के साथ लर्न करना है। ठीक है, तो कोई भी काम है, कोई भी विषय है, रूल के अकॉर्डिंग यदि हम करते हैं, नियम के अनुसार, तो अधिगम अंतरण क्या होता है? बढ़ता है, लर्निंग ट्रांसफ़र बढ़ता है। ठीक है, जल्दी सीख जाता है आदमी, जल्दी से अधिगम अंतरण हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई अधिगम अंतरण के सिद्धांत। अब अधिगम वक्र के प्रकार, जैसे कि मैंने बताया था आपको 3-4 तरह के वक्र होते हैं, और वक्र से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेंगे, स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं लगेगी ताल। चलो वक्र मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो वक्र के प्रकार, पहला वक्र आपका दिया गया है अधिगम वक्र के प्रकार में सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र। फ्रेंड्स, मैं पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ सरल रेखीय वक्र क्या होता है। कि जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति सीखने की कोशिश करता है और वो बिल्कुल समान गति से सीखता है। समान गति से मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल एक ही स्पीड से सीखता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी कम सीख रहा है, अभी ज़्यादा सीख रहा है, अभी कम सीख रहा है, अभी ज़्यादा सीख रहा है, नहीं, बिल्कुल आप एक गति से सीख रहे हैं बराबर। ठीक है, इसे बोलते हैं सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र। अब देखिए पढ़ते हैं। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति समान गति से सीखता है। अधिगम की प्रक्रिया में यह वक्र बहुत कम देखने को मिलता है या मिलता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये वाली कंडीशन बहुत कम बनती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल एक ही गति से सीखे, ऐसा बहुत कम होता है। और ऐसा यदि होता है तो इसे बोलते हैं सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र बोलते हैं। ठीक है, वक्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फिगर बना के रखी है। ठीक है, ये देखिए वक्र कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल एक समान गति से आप देख पा रहे होंगे। वक्र एक समान गति से बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक समान गति से आप सीख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर को फ्रेंड्स बोलते हैं उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र। उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से आवाज़ आए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर या ऋणात्मक। जैसा कि नाम से ऋणात्मक पता चल रहा है, तो ऋणात्मक का क्या मतलब होता है? घटना। घटना मतलब पहले तो स्टार्टिंग में क्या करेगा व्यक्ति या बच्चा, सीखेगा तेज़ स्पीड से, और बाद में स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है और बाद में इसकी सीखने की गति मंद हो जाती है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में ये वक्र अधिक देखने को मिलता है। इस वक्र में अधिगम पठार बनता है। फ्रेंड्स, पहले स्टार्टिंग में क्या करता है व्यक्ति? उत्साह से भरा होता है, मोटिवेशन से भरा होता है, एनर्जी से भरा होता है। ठीक है, थकान भी नहीं होती है, तो क्या करता है? जल्दी जल्दी सीखता है, तेज़ स्पीड से। ठीक है, स्पीड से सीखता है, लेकिन बाद में आगे क्या होता है? मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, थकान होने लगती है, तो ऐसे हो जाता है वक्र। ठीक है, तो प्रारंभ में स्पीड से सीखता है और बाद में उसकी सीखने की गति मंद हो जाती है। अधिकतर लोगों के सीखने में इस तरह का वक्र बनता है, उसे बोलते हैं उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र, कॉन्वेक्स कर्व।
ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है कि अधिगम पठार किस वक्र में बनता है। देखिए एक लाइन लिखी है ना यहाँ, अधिगम पठार बनता है इस वक्र में। तो आप क्या बता देंगे, उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाले वक्र में अधिगम पठार बनता है। ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ही आपको चुनना होता है, ऑप्शन आप चुन देंगे, यानी कि सेकंड वाला ऋणात्मक वाले में अधिगम पठार बनता है। क्लियर है। इसका आपको वक्र भी आपको दिख रहा होगा कुछ, तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है। प्रारंभ में क्या कर रहा है व्यक्ति, तीव्र गति से बढ़ रहा है ऊपर, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ डाउन होने लगता है। यानी कि प्रारंभ में तेज गति से और बाद में गति क्या जाती है, मंदी हो जाती है। ठीक है। अधिकतर यही मिलता है, और अधिगम पठार भी इसी में बनता है। पठार क्यों कहा गया है इसको, पठार देखा है, सुना है किसी ने पठार किसे बोलते हैं, ज्योग्राफी पढ़ी है। पठार कैसे होते हैं, पठार होता है ऊपर से समतल, ऐसा ही होता है ना समतल, ये पठार बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। चलिए अब पढ़ते हैं फ्रेंड थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका नतोदर। पहले उन्नतोदर पढ़ा आपने, अब नतोदर। नतोदर किसे बोलते हैं, धनात्मक को। धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र, कॉनकेव कर्व। जैसा कि नाम से ही धनात्मक पता चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, स्पीड कम रही होगी और बाद में स्पीड उसकी बढ़ गई होगी, ऊपर गई होगी। आपको वक्र भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, वक्र भी आपको इसमें स्क्रीन पे साथ के साथ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। चलिए पढ़ लेते हैं। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में मंद गति से सीखता है। स्टार्टिंग में क्या करेगा, कम स्पीड से सीखेगा और फिर उसके सीखने की स्पीड बढ़ती चली जाती है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। मान लीजिए कोई बच्चा है, हाई स्कूल इंटर तक ऐसी लौट पीट के पास हो जाता है, लेकिन बाद में वो एक IAS की परीक्षा भी क्लियर कर लेता है। लेकिन होता तो ऐसा बहुत ही कम है ना, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम है। तो इस तरह का वक्र भी बहुत कम देखने को मिलता है। बाद में दिन प्रतिदिन उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। ठीक है, धनात्मक सीखने में यह प्रयास भी कम देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला प्रयास भी कम मिलता है। देखने को अधिक कौन सा मिलता है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में तेज गति से सीखता है और बाद में गति उसकी मंदी हो जाती है और अधिगम पठार बनता है, यानी सेकंड नंबर वाला। ठीक है, ये इसका कर्व है, दिख रहा होगा आपको कि स्टार्टिंग में क्या करता है, धीरे धीरे चलता है और फिर एकदम से ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तीव्र गति से सीखता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स बना रहे हैं तो इस तरह का वक्र भी आप बना लेंगे। ठीक है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब आ जाता है आपका मिश्रित वक्र, मिश्रित या एस आकार का वक्र। इसे अवग्रह रूपी वक्र भी कहते हैं। एस आकार का फ्रेंड्स क्यों कहते हैं इसको, देखिए वक्र मैंने नीचे बनाया हुआ है, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि एस की तरह लग रहा है, कुछ कुछ एस की तरह लग रहा है ना। तो ये क्या होता है, मिश्रित, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। इसमें कभी गति मंद हो जाएगी, कभी गति तेज हो जाएगी, इसलिए इसको एस आकृति वाला कहते हैं और इसीलिए इसकी आकृति एस की तरह बनी हुई है। देखिए यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति कभी मंद गति से और कभी तेज गति से सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में यह वक्र भी कम देखने को मिलता है, ये भी कम मिलता है। सबसे अधिक मिलता है जब व्यक्ति शुरू में तेज गति से सीखता है और बाद में मंद गति से सीखता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या कर रहा है व्यक्ति, धीरे सीख रहा है, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ने लगता है, तेज गति हो जाती है। ठीक है, तेज गति होगी, फिर यहाँ से मंदी गति हो जाती है। तो कभी तेज गति से सीखता है, कभी मंदी गति से सीखता है। तो इस तरह का वक्र भी कम देखने को आपको मिलता है और इसे बोलते हैं मिश्रित वक्र या अवग्रह रूपी वक्र। ठीक है, या इसी का नाम है एस आकार का वक्र। सॉरी, देखो एस की तरह बना हुआ है ना, इसलिए इसका नाम एस आकार का वक्र कहा गया है इसको। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार और बता दूं आपको फ्रेंड्स एक बात, कि जो लोग सीटेट में असफल हुए हैं या जिनके बिल्कुल किनारे पे नंबर हैं, फिर से सीटेट करना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए उसके लिए। ठीक है, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। सीटेट दो बार होता है एक साल के अंदर, सीटेट फिर से होगा। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि कम मार्क्स आए हैं, कई बार हम फेल हो चुके, तो ये सब चीज़ें इंसान को तोड़ देती हैं पूरी तरह से। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप पास नहीं होंगे अच्छे नंबर से। और आपके संघर्ष का मज़ा ही क्या है, जब तक आपको असफलता ना मिले,
मेरे सामने एक ऐसा भी एग्जाम्पल है, हमारे एक जानकारी में एक सर हैं, 5 बार उन्होंने PCS का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 5 बार, 4 बार वो असफल हुए, 5वीं बार में उन्होंने PCS का एग्ज़ाम निकाल दिया। अभी लास्ट कोई 2-3 महीने पहले उनकी जॉइनिंग हुई है, ठीक है, बिहार में उनकी जॉइनिंग हुई है। और मतलब ये समझ लीजिए कितना बड़ा मोटिवेशन मिलता है, 4-5 बार में इंसान टूट जाता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आप सबसे भी यही कहूँगा कि हिम्मत आपको नहीं हारनी है, क्योंकि CTET का एग्ज़ाम तो एक मामूली एग्ज़ाम है, जीवन की असली परीक्षा तो उसके बाद आपकी शुरू होगी। CTET पास करने के बाद भी तो आपको एग्ज़ाम देना है ना, जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है। CTET से तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और आप इसको कवर करते हो, इसको अच्छे से पास करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए, मेरा तो आपको ये सजेशन है, फॉर्म भरिए इस बार और अभी से आप लग जाइए, ठीक है। अब जो हमने वक्र पढ़ा था, एक बस लास्ट ये टॉपिक बचा है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक प्रारंभिक स्फुरण बोलते हैं जिसको, एक मध्य स्फुरण और एक अंतिम। तो प्रारंभिक स्फुरण क्या होता है? वही सब है जो हमने पढ़ा है, कुछ अलग नहीं है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, प्रारंभ में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक ताजगी होती है, ठीक है, एक उत्साह होता है, नयापन होता है, बिल्कुल एक एनर्जी से भरे होते हैं, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, तो उसी को बोलते हैं प्रारंभिक स्फुरण। सुनिए, उत्साह एवं नएपन के कारण पहले तेजी से ऊपर गया, जैसे थकान न होना और रुचि होना, अभिप्रेरणा मिलना। शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं तो रुचि होती है, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा, थकान नहीं होती है, उत्साह रहता है, बिल्कुल नयापन रहता है। जैसे कि आपको ये वक्र दिख रहा है, मैं आपको साइड में बना के दिखा देता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये तेज़ी से ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि नयापन है, इसे बोलते हैं प्रारंभिक स्फुरण। उसके बाद आपको फिगर दिख रही होगी, यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे चला, ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, नएपन की कमी हो गई, मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो गया, थोड़ी सी आपको थकान हो गई, ठीक है, इसे बोलते हैं मध्य स्फुरण, ठीक है। और लास्ट में आपका फिर यहाँ से फिर ये ऊपर चलता है। लास्ट में क्या होता है, आपके पास टाइम कम बचता है। जैसे कि आपका CTET का एग्ज़ाम है, तो आप देखते हैं कि लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, तो आप फटाफट से सारे गोले जल्दी जल्दी भर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फटाफट भर देते हैं आप तुक्का मार के। या फिर क्वेश्चन भी कुछ बचे हैं तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व करते हैं, मैथ्स है या फिर कुछ है तो फटाफट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो लास्ट में आप जल्दी जल्दी उसको करते हैं, समय के अभाव की वजह से। यही सब दिया गया है। तो प्रारंभिक आपको समझ में आ गया, उत्साह रहता है, नयापन रहता है, मोटिवेशन आपको मिलता है, रुचि रहती है और आपको थकान नहीं होती, तो आपका वक्र तेज़ी से ऊपर पड़ता है। सेकंड वाला समझा मैंने दिया, वही सब लिखा है। मध्य स्फुरण में क्या होता है, दूसरा भाग मंद गति से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रुचि कम हो जाती है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कम हो जाता है, थकान कम हो जाती है। इसी भाग में पठार बनता है, जैसे थकान होना, रुचि न होना, अभिप्रेरणा का ना मिलना। मैंने जो आपको बताया था, पठार किस भाग में बनता है, ऋणात्मक वाले में, यानी कि उन्नतोदर में। इसमें भी सेकंड वाले में बन रहा है, वही सब बता रहा है। पठार मतलब इस तरह से इसमें बनता है पठार। यदि मध्य स्फुरण ऑप्शन में दिया गया है तो मध्य स्फुरण लगा देंगे, मध्य स्फुरण ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे, उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र। उसमें क्या बनता है, पठार बनता है, इस तरह से ना, पठार इसे तो बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए सेकंड लास्ट वाला भी देख लेते हैं, अंतिम स्फुरण। ये क्या होता है, ये वक्र का लास्ट वाला भाग होता है, ठीक है। यह भाग फिर तेजी के कारण ऊपर उठता है, तेजी से फिर ये ऊपर उठता है ऐसे। क्यों? समय कम होता है आपके पास, क्योंकि समय सीमा समाप्त होती है, समय कम होता है। जैसे CTET का आपका एग्ज़ाम है, लास्ट के टाइम पे आप जल्दी जल्दी अपने बचे हुए सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और क्लास करने में आपको मज़ा भी आया होगा, अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में, और आप भी एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम भी बहुत है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, तो आप तनाव फ्री रहते हैं। लेकिन जब आपके पास 1 महीना या 15 दिन का टाइम होगा और आप सोचेंगे CTET पास करना है, तो आप तनाव में आ जाते हैं, ना तो आप कुछ पढ़ पाते हैं, ना आप कुछ आपके कुछ लर्न रह पाता है। तो अच्छा होगा आप आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, एक गांठ बांध लें आज से कि हमें डेली पढ़ना है, क्लास करनी है और उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से निकालिए नेट से, मैंने भी बहुत सेंड किए हुए हैं पहले, और उसको लगाना शुरू कीजिए, ठीक है।
कोई डाउट है तो कोशिश करिए, मुझसे पूछ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गई आज के टॉपिक की बात, और आपका टॉपिक तो आज ख़त्म हो जाता है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक है अंकित राठी के नाम से, ये लिंक आपको दिया गया है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, ये रहा। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मैसेज या कॉल भी इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारी PDF अलग अलग एग्ज़ाम की मैं भेजता रहता हूँ, अपडेट्स भी। तो आप टेलीग्राम जिनके पास है वो ज्वाइन कर लेंगे इस लिंक से, जिनके पास नहीं है वो भी डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम आपके लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और बस इसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपने भाई बहन फैमिली में जो भी हैं उनसे भी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। लिंक से सब्सक्राइब नहीं होता है तो फ्रेंड्स डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप दी अंकित राठी, ठीक है। दी अंकित राठी जैसे ही आप सर्च करते हैं तो मेरी DP आपको दिखाई देगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप सब पे एक ही जैसी DP लगी हुई है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ से। और फेसबुक पे आपके लिए एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है, जिसमें डेली क्विज़ के क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, चाहे वो हिंदी है, CDP है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, जो भी है, ठीक है। आप जाकर क्विज़ लगाया करें। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मुझे मैसेज कर देंगे डायरेक्ट भी, आप किसी भी तरह से कमेंट कर देंगे, आपको मैं उसका भी लिंक भेज दूँगा। कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो भी आज मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।